आधुनिक आधुनिक बिहार आधुनिक बिहार आधुनिक काल की शुरुआत बिहार की 18वीं शताब्दी के से प्रारंभ मानी जाती है। हालांकि बिहार के यूरोपों का आगमन 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। 1711 में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह के से बंगाल एवं बिहार के व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की। अली वर्दी खां 1732 ईस्वी में बिहार का नायब नाजीम तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसे भोजपुर, टेकारी, चकवार, बेतिया, तिरहुत आदि क्षेत्रों में विद्रोह शासन को शांत कर शांति व्यवस्था कायम की। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने 1750 में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 9 अप्रैल 1756 को नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। पलासी के युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया गया, परंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथ में बनी रही। मुगल सम्राट अली गौहर अपने को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अधिपति मानता था। पलासी युद्ध के पश्चात बंगाल की राजनीति अस्त व्यस्तता को देखते हुए उसे बिहार पर आक्रमण किया। उसकी पराजय हुई। 1760 में अली गौहर जिनसे अब शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी, ने बिहार पर आक्रमण किया, परंतु धन एवं साधन के अभाव में उसका यह अभियान भी बेकार साबित हुआ। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेज की सहायता से बंगाल का नवाब बना। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को स्वच्छंद आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाने का निर्णय किया। मीर कासिम भागकर पहले पटना गया और फिर लखनऊ जाकर नवाब शुजा-उद-दौला से सहायता मांगी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज मीर कासिम के स्वच्छंद आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाने का निर्णय किया। मीर कासिम भागकर पहले पटना गया, फिर लखनऊ जाकर नवाब शुजा-उद-दौला से सहायता मांगी। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही उपस्थित था। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट का निर्माण कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बक्सर में किया, परंतु 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। इन तीनों की सेनाओं को बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण या राजा राम नारायण का भाई के सहयोग से चला रहा था। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का शासन चलाने के लिए उप प्रांतपति का पद बनाया। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण प्रांतपति ने राजा राम नारायण तथा सिताब राय का नाम प्रमुख है। 1761 ईस्वी में राजबल्लभ भी बिहार के नायब के पद पर रहे। 1766 ईस्वी में पटना में स्थित फैक्ट्री के कुछ अधिकारी सैमुअल मिडलटन को राजा
धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय ने कंपनी के द्वारा नवाब का दीवान बनाया गया। उसी वर्ष टॉमस रैम्बोल्ड पटना फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी नियुक्त हुआ। 1769 में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। इस अवधि में लगान वसूलने का काम अत्यधिक कठोरता और न्यायपूर्ण ढंग से किया जाता रहा। इसमें पृथक वर्ग तथा आम आदमी की हालत दयनीय होती गई। 1770 में बिहार और बंगाल के भीषण अकाल पड़ा। 1770 में एक लगान परिषद का गठन हुआ। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। 1770 में लगान परिषद के अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज विसिटार्ट के बाद क्रमशः थॉमस लेन थे। 1773-75 में फिलिप मिलनर डेक्टिस 1775-76 इसाक सेज और इवान ला की नियुक्ति हुई। 1781 में लगान परिषद की समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार के पद को सृजित किया गया। विलियम मैक्सवेल उस पद के नियुक्त हुए। 28 अगस्त 1771 को पत्र द्वारा कोर्ट पर डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा की, जिसके द्वारा वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 3 अप्रैल 1772 को वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर पद संभाला। गोलघर का निर्माण, जो बिहार में गोलघर है, 1783 ईस्वी में बिहार ने पुनः अकाल पड़ा। 1783 में अकाल पड़ा। जॉन सोर को इसके कारण एवं प्रकृति की जांच हेतु नियुक्त किया गया। जॉन सोर एक अन्नागार निर्माण की सुझाव दिया। 1784 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ। फौजदारी शासन में अंग्रेजी नियंत्रण में आया। फौजदारी शासन कह रहा है 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने फौजदारी शासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांड नियुक्त हुआ। 1865 ईस्वी में पटना और गया जिले में अलग अलग संगठित किया गया। 1866 में सारण जिले में 2 भागों में बांटा गया। सारण जिले के 2 भागों में पहला भाग सारण था, दूसरा भाग चंपारण था। जो 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया, पहला सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 2 इकाइयों से विभाजित कर दिया गया। जमींदारों को प्रभावित करने के लिए सम्मान। 1857 ईस्वी में क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रभावित करने के लिए उपाधियों एवं सम्मान दिए। प्रभावित करने के लिए क्या किए? सम्मान दिए। सम्मान पुरस्कार पाने वाले सासाराम के शाह कबीरुद्दीन, बाढ़ के मुंशी अमीर अली और मुजफ्फरपुर के कुलदीप नारायण सिंह सम्मिलित थे। उन सम्मानों के द्वारा अंग्रेज जमींदारों ने अपने समर्थक बनाने के कामयाब हुए। आरंभ में अंग्रेज दरभंगा महाराजा डुमराव के महाराज से काफ़ी नाराज थे, किंतु बाद में उन्हें संतुष्ट हो गए। नील विद्रोह इम्पोर्टेंट है। नील विद्रोह जो है 1860 से 61 की ईस्वी 1860 में 61 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। उस समय उत्तरी बिहार के दरभंगा और बेतिया जिले में ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। खेतिहर मजदूरों के कुछ पशुवत व्यवहार किए जाते थे। बंगाल के नील विद्रोह का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। 1866 ईस्वी में पंडौल यानी मधुबनी में 1867 ईस्वी में चंपारण में नील विद्रोह हुआ, किंतु यह जल्दी शांत पड़ गया। ब्रिटिश सत्ता की चुनौती। 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक अर्थात प्लासी की लड़ाई से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को असंगठित और संगठित रूप से चुनौती दी जाती रही।
इन चुनौतियों में बहावी आंदोलन, विभिन्न जनजातीय विद्रोहों प्रमुख हैं। बहावी आंदोलन और विभिन्न जनजातीय प्रमुख हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा ही एक सम्मिलित क्षेत्र राज्य था जहां अंग्रेजी ने आरंभिक सफलता के साथ सत्ता स्थापित कर ली। अतः यही क्षेत्र अंग्रेज राज के अत्याचार से पहले प्रभावित हुआ और इन्हीं इलाकों में लोगों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। इसमें बिहार का स्थान अग्रणी है। अंग्रेज विरोधी संघर्ष का यह आरंभिक चरण है जो प्रो नेशनलिज्म और पूर्व राष्ट्रीयता का चरण माना जाता है। स्वतंत्र संघर्ष का दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही देश की राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। संघर्ष के दूसरे चरण के अंतर्गत ही बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। देश में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। फिर खिलाफत असहयोग, होम रूल लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के विविध चरणों में बिहार की जनता को सक्रिय भूमिका निभाई। इस चरण में बिहार एक अलग अलग पहचान बनी। बहावी आंदोलन जो है, बहावी आंदोलन मत के आदि प्रवर्तक अरब का अब्दुल अल बहाव 1703 से 87 तक था। इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन पड़ा। किसके नाम से? बहावी मत के आदि प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव तथा इन्हीं के नाम पर इसका आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन पड़ा। भारतवर्ष में इस आंदोलन के जन्मदाता आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1786 ईस्वी में पैदा हुए सैयद अहमद बरेलवी थे। पहली बार पटना आने के बाद सैयद अहमद ने मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया। दोबारा 1821 ईस्वी में आने पर उन्होंने 4 खलीफा नियुक्त किए, जिनका नाम मोहम्मद हुसैन, विलायत अली और इनायत अली और फरहत अली। 1831 में बालकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। इस लड़ाई में सिखों के सेनापति शेर सिंह था। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी तो दिल्ली के मोहम्मद नसरुद्दीन को मिला, किंतु आंदोलन का व्यावहारिक नेतृत्व विलायत अली के पास रहा। बहावी आंदोलन मुख्यतः मुस्लिम समाज का एक सुधारक आंदोलन है। बहावी आंदोलन का क्या है? मुस्लिम समाज के एक सुधारक आंदोलन था। इसे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के 2 प्रमुख केंद्र थे। ये भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के 2 प्रमुख केंद्र थे। पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से बहावियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया और सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना एक केंद्र बनाया। यहाँ से धन की स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। बंगाल का फरायजी आंदोलन इसी आंदोलन से प्रेरित था। बंगाल का फरायजी आंदोलन किससे? बहावी आंदोलन से प्रेरित था। इनके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। 1828 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक पटना में इसका मुख्य केंद्र रहा। 1857 के विद्रोह के समय पटना के बहावी आंदोलन कर्मियों में काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार के बहावी आंदोलन का दमन करने का उद्देश्य 1863 में अम्बेला और 1865 में पटना के बहावियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए। अनेक नेताओं को कारावास में सजा दी गई। 1868 ईस्वी में पटना के चुन्नी और मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। 1869 ईस्वी में अमीर खां और उनके साथियों के आजीवन काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। हालांकि इसके बाद यह आंदोलन शिथिल पड़ गया, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
यह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। भाभी के ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया। भाभी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था। बल्कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। इसके अनुयायी अपने आप को अलहे हदीस कहते थे। नूनिया विद्रोह जो है ये भी बिहार में 1770 से 1800 की ईस्वी में हुआ। बिहार में सोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। सोरे को मिट्टी इकट्ठा करने और उसके तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता है। सोरा नोनिया विद्रोह जो है सोरे के लिए उत्पादन के लिए हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार उन्हें भी होना पड़ा। उन्होंने भी अंग्रेज राज में विद्रोह छोटे मोटे ही सही किंतु विद्रोह किए। नोनिया लोटा विद्रोह 1857 में क्रांति हुई। 1857 के पहले एक हुआ था लोटा विद्रोह, जो 1857 ईस्वी में क्रांति ने पहले मुजफ्फरपुर के अंग्रेजी राजा के प्रति जनता की घोर असंतोष पैदा हुई। यहाँ के प्रत्येक कैदी के पास पीतल के लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर के कैदियों ने क्या कर दिया, लोटा विद्रोह किया। सरकार ने पुनः पीतल का लोटा देना शुरू किया। विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति से पूर्व बिहार में आंदोलन एवं विद्रोह। सन 1767 में छोटा नागपुर, वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है, आदिवासियों के विद्रोह का सेना का धनुष और बाण और कुल्हाड़ी से लैस होकर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। कितने में 1767 ईस्वी में छोटा नागपुर में। और घटशिला में सन 1773 में भयंकर विद्रोह हुआ। आदिवासियों के दमामी बंदोबस्त 1793 में के तहत जमीनी पैमाइश के नई जमाबंदी का घोर विद्रोह किया। 1795 से 1800 ईस्वी के मध्य पंचेत और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह होते रहे। 1771 के बाद से पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उराव जनजाति के लोगों ने भी ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया। 1797 ईस्वी में तमाड़ के विद्रोह ने भी साथ दिया। सन 1819 और 20 में ईस्वी में रुदन और कांता के नेतृत्व में तमाड़ के मुंड लोगों ने भीषण विद्रोह कर दिया। कई महीने तक संघर्ष तथा सैनिक कार्रवाई के बाद ये लोग अंग्रेजी सरकार के गिरफ्त में आए। तामर विद्रोह जो है 1789 में छोटा नागपुर में उरावन जनजाति द्वारा जमींदारी के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह में लगभग 1794 ईस्वी तक चला। विद्रोह के परिणाम 1809 ईस्वी में सरकार ने छोटे नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस के बल व्यवस्थित की। चेरो विद्रोह जो है 1770 की ईस्वी के आसपास से ही अंग्रेज पलामू के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इसमें अंग्रेजों तथा चेर शासकों के बीच युद्ध हुआ और अंततः 20 फरवरी 1771 ईस्वी में दुर्ग पर अंग्रेजों पर कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण को मना कर दिया, जिसमें अंग्रेजों ने चेर शासकों के बीच युद्ध हुआ और अंततः 20 फरवरी 1771 को दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से
चूड़ामन राय शासक बना। 83 में कौन बना? चूड़ामन राय शासक बना। इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया। 1800 ईस्वी में चेरों के विद्रोह ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भूषण सिंह ने स्वयं एक चेर थे। भूषण सिंह स्वयं एक चेरो थे। नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, परंतु इनके बाद भी विद्रोह जारी रहा। हो विद्रोह जो 1820 से 21 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंह भूमि वर्तमान झारखंड में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंह भूमि हो विद्रोह हुआ था। वहाँ पे राजा जगन्नाथ सिंह ने जब जनजातियों का दमन करना चाहा, तब 1820 से 21 में छोटा नागपुर में हो लोगों के जबरदस्त विद्रोह किया। अंग्रेजों ने हो लोगों के बेवकूफ़ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देने स्वीकार कर लिया, परंतु कालांतर में धोखा दे दिया। इससे वहाँ के हो जनजाति के लोगों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। 1821 में 1 महीने तक अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करने के बाद अंततः हो लोगों को मजबूर होकर अंग्रेजों से समझौते करना पड़ा। कोल विद्रोह जो 1831 से 32 तक हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। ये विद्रोह इतिहास में एक अपना ही अविस्मरणीय है। कोल विद्रोह में मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। वास्तव में यह मुंडा विद्रोह था। वास्तव में क्या था? मुंडो विद्रोह था, कोल विद्रोह, जिसे हो उरांव और अन्य जनजातियों के लोग भी शामिल थे। हो और मुंडा लोगों पर ही परंपरागत रूप से ग्राम शासन और लगान वसूल की जिम्मेदारी होती थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस अंचल की जिम्मेदारी विभिन्न राजाओं को दे रखी थी। ये जिम्मेदारी अपने रैयतों को अनाप शनाप कर वसूल करते थे, जिससे वहाँ के निवासी कोल को असंतोष बढ़ने लगा। परंतु कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण छोटा नागपुर के महाराजा भाई हरनाथ शाही द्वारा इनकी जमीन की छीनकर अपने प्रिय लोगों को सौंप दिया जाना था। शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम और पश्चिमी हिस्से में फैले इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत और कौन? बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। बुद्धो भगत और इनके परिजनों के साथ विद्रोह 800 से 1000 लोग मारे गए। सिंह राय, बिंद राय और सुरगा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन 19 मार्च 1832 को उन्हें अंग्रेजी सेना से आत्मसमर्पण करना पड़ा। भूमिज विद्रोह बिहार में हुआ 1832 से 1833 तक। 1832 से 1833 तक। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने वीरभूमि के जमींदारों पर इतना राजस्व बढ़ा दिया कि उसे चुकाकर भरण पोषण कर पाना किसानों की छोटी जमींदारी कठिन हो गया था। वे बाहरी साहूकारों से कर्ज के दबे थे। इस संकट को समाप्त करने के लिए विद्रोह 1800 में गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया। भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया। संथाल विद्रोह, ये इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव मुख्य भागलपुर से लेकर राजमहल वर्तमान के झारखंड में स्थित है समर्पित क्षेत्रों में रहा। जमींदारों और साहूकारों जो संथाल विद्रोह है, साहूकारों के शोषण और अत्याचार, ठेकेदार और संथाल मजदूरों की बेगारी कराने के साथ साथ पुलिस प्रशासन की कठोर कार्रवाई आदि संथाल विद्रोह के अनेक कारण थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाई। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो 1855 में किया गया था, इसके 4 भाई सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद ने किया, किंतु इनमें से सिद्धू और कान्हू ने अधिक सक्रिय योगदान दिया। भैरव और चांद, यह विद्रोह संघर्ष लगभग 1 साल तक जारी रहा। अंग्रेजों ने आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों के लैस सेना के साथ संघर्ष करते हुए अनेक संथाल नेता शहीद हो गए।
1880 से 81 में संथाल ने पुनः विद्रोह किया, परंतु इस बार भी वो दबा दिए गए। सरदारी लड़ाई और मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह के बाद से कौन सा है? मुंडा विद्रोह। मुंडा क्या है? मुंडा सरदारों का आंदोलन सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। मुंडा सरदारों की लड़ाई सरदारी आंदोलन के से प्रसिद्ध है। 1858 से 1895 तक, 1895 से लेकर 1901 तक यह सरदारी आंदोलन रांची से प्रारंभ हुआ और शीघ्र सिंह भूमि में फैल गया। 1858 ईस्वी में प्रारंभ हुआ इस आंदोलन 30 वर्ष तक जारी रहने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में परवान चढ़ा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में परवान चढ़ा। बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ। बिरसा के नेतृत्व आचरण और शुद्ध और आत्म सुधार की एकेश्वरवाद के उपदेश दिया। उन्होंने एक ईश्वर सिंग बोंगा की पूजा का निर्देश दिया। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता ने ईसाई मिशनरियों अपने धर्म प्रचार के मार्ग में बाधा मानने लगे। फलतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 1897 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया। 1898 ईस्वी में आंदोलन शुरू हो गया। 1899 ईस्वी में बिरसा ने आंदोलन का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। 1899 में ईसाई मिशन पर आक्रमण किया। इसमें ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए उसने अनुयायियों को सरकार के लगान न देने का आदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और 1901 को जेल में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उलगुलान विद्रोह जो है ये 1895 से 1900 जो उसमें वहाँ पे दिया हुआ था दूसरा बीच हुए जनजाति विद्रोह, वही विद्रोह जो था जो यहाँ पे कौन सा विद्रोह था? सरदार लड़ाई या मुंडा विद्रोह। सरदार लड़ाई और मुंडा विद्रोह था यही यहाँ पे 1895 से 1900 के बीच में जनजाति विद्रोह को संगठित और व्यापक रूप से मुंडा विद्रोह हुआ। ब्रिटिश शासन तथा जमींदार साहू शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने रांची, सिंगबोंग, खूंटी, तामर आदि क्षेत्रों पर शस्त्र का उग्र प्रतिरोध किया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई इस प्रबल प्रतिरोध को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। सफा होड़ आंदोलन जो है 1870 ईस्वी में आंदोलन के जन्मदाता बाबा भगीरथ माझी ने सफा होड़ आंदोलन जो चलाया। सफा होड़ आंदोलन का स्वरूप धार्मिक है। ये कैसा था? धार्मिक स्वरूप था, परंतु इसका लक्ष्य राजनीतिक था। आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जप करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब से उसके राम नाम जप और अन्य धार्मिक विश्वासों पर पाबंदी लगा दी गई, तभी ब्रिटिश शासन से उनका विरोध बढ़ता चला गया। कालांतर सफा होड़ आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रम और पैकामुरुम को डाकू घोषित कर दिया गया। लाल हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। सन 1945 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम ने महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में
1900 महात्मा गांधी सौ जगह नौटंकी करें। महात्मा गांधी ने 1945 में क्या कि इनके आदेश पे इन्होंने लाल हेम्ब्रम ने समर्पण किया, लेकिन साक्ष्य के आधार पर 1 वर्ष के बाद ही 1946 में वे रिहा हो गए। ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1946 ईस्वी में गुल्मा जिले के बिशनपुर प्रखंड नावटोली ग्राम में हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उरांवों द्वारा आरंभ किया गया था। इसके कुरुखों का धर्म कहा गया। जात्रा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तान भगत जो आंदोलन है इसके नेता कौन थे? जात्रा भगत। तान भगत आंदोलन बिहार के जनजाति राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण है। मूलतः यह आंदोलन में जमींदारों, शासनों और तथा दुकाओं यानी बाहरी लोगों दिकुओं यानी बाहरी लोगों के अत्याचार के विरुद्ध था। ये तान भगत किसके लिए था? ये आंदोलन था जमींदारों, शासन और बाहरी लोगों के अत्याचार के विरुद्ध था। इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया था। इसमें संवैधानिक रास्ता यानी शांतिपूर्ण से मांग की गई थी, लड़ाई झगड़े नहीं किए गए थे। ये आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। ये आंदोलनकारी किससे प्रभावित थे? ताना भगत गांधी जी से। उन्होंने खादी के प्रचार किया और ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया। इनका मुख्य मांग थी स्वशासन, अधिकार, लगान के बहिष्कार, मनुष्य की समता। 1919 में इस आंदोलन का बृहद स्तर पर प्रसार हो चुका था। असहयोग आंदोलन के समय तान भगत आंदोलनकारियों ने भी इसमें भाग लिया और मदिरा त्याग, मदिराओं के दुकान पर धरना दिया आदि क्रम का समर्थन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये आंदोलनकारी काफ़ी सक्रिय रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण वल्लभ सहाय को भी अपना मार्गदर्शन मानते रहे। सिब्बू माया देबिया आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन? सिब्बू माया देबिया आदि इसके कौन से आंदोलन का? तान भगत आंदोलन के। सिब्बू माया देबिया आदि इसके अन्य प्रमुख नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार 1857 से लेकर 1947 तक। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 12 जून 1857 को जून में हुआ था। जून में देवघर जिले जो अब झारखंड में है, रोहड़ी गांव के सैनिक विद्रोह से हुआ था। यहाँ 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। इस विद्रोह के लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली के सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। इस विद्रोह के मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया तथा विद्रोह में शामिल 3 सैनिकों को 16 जून को फांसी दी गई। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। पटना सिटी के चौतक के इलाके को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट आर लायल मारा गया। कैसा? अफीम व्यापारी का एजेंट क्या? आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया। ये क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई। जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंटों में सैनिक विद्रोह हो गए और शाहाबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार
जुलाई से यानी जो जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने मिलकर प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकराकर अपने 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई को आरा पर नियंत्रण कर लिया। यानी किस पे नियंत्रण किया जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने? आरा पर। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 1857 ईस्वी के सरकार के तत्कालीन सारण, तिरहुत और चंपारण और पटना जिले के सैनिक शासन लागू कर दिया गया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। उसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया। लेकिन इस लड़ाई के पूर्व शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस की तोप के गोले से उनका बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया तथा 2 दिन के बाद मृत्यु हो गई। किसकी? शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस की तोप के गोले से उनका बायां हाथ। संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद में उनका नियंत्रण बना रहा। 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। यानी आरा पर महारानी द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाला। स्वदेशी आंदोलन कह रहा लॉर्ड कर्जन ने रूढ़िवादी नीतियों को खासकर बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ। यह आंदोलन गांधी जी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के पदार्पण से पूर्व के सबसे सफल आंदोलन में से एक था। अगस्त 1905 में कोलकाता है टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा हुई। अगस्त 1905 में इसमें विदेशी कपड़े, नमक, सामानों का बहिष्कार करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व पुणे और बम्बे में बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सर हैदर रजा और मद्रास और चेन्नई में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 1905 में से 1908 तक बंगाल के स्वदेशी आंदोलनों पर गरम दल वाले नेता लाल बाल और पाल वर्चस्व रहा। इसी समय स्वदेशी आंदोलन के समर्थक देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। क्या 1905 से 1908 तक बंगाल के स्वदेशी आंदोलन पर गरम दलों का क्या था? वर्चस्व था। लाल बाल पाल का वर्चस्व था। उसी समय स्वदेशी आंदोलन के समर्थकों में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। होम रूल लीग, यहाँ गोल्डन लीग है, होम रूल लीग 1916 ईस्वी में भारत में होम लीग का प्रारंभ हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 में पटना के मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पटना में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श के उपरांत बिहार में होम रूल लीग बना। चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण थे सचिव। कौन थे? चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण। चंपारण सत्याग्रह। बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत के सत्याग्रह का पहला स्थल है। सत्याग्रह के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। उसी समय वहां
भूमिपतियों द्वारा किसानों को बलात नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। किसानों को प्रत्येक बीघा पर 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी, जिसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता था। बदले में उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसके कारण से खेतिहर मजदूरों भयंकर आक्रोश था। 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ देशवासियों तथा गांधी का ध्यान आकर्षित करके तथा बृजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं का निदान के लिए एक समिति का गठित किया की बात कही गई। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे। वे कोलकाता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे। 16 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह का बिगुल फूटा। 16 अप्रैल 1917 को 10 को वहाँ से निकले कलकत्ता से और पटना पहुँचे। फिर वहाँ से 15 को मोतिहारी चंपारण पहुँचे और 16 अप्रैल को चंपारण में सत्याग्रह का बिगुल फूटा। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन का आचरण को गैरकानूनी घोषित किया। 18 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 को उन्होंने किया, 17 को नहीं, 18 को अगले दिन गिरफ्तार। किंतु बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों को कष्ट को जांच के लिए एक समिति की गठन का प्रस्ताव रखा, जो चंपारण कमेटी कहलाई। वहाँ के राज्यपाल जो थे एडवर्ड गेट ने एक जांच कमेटी रखने की बात की, जिसको चंपारण कमेटी कहा जाता है। किसान आंदोलन क्या है? चंपारण सत्याग्रह की सफलता से छपरा, सारण के विभूषण प्रसाद एवं अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले में किसानों के दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूति शरण प्रसाद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राजा को गुमास्तों के अत्याचार के विरोध में जंगल में फल और लकड़ी पता करने के अधिकार को प्रस्तुत करने का मुख्य विषय थी। आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले में तक हो गया। महाराजा दरभंगा के आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन 1922 ईस्वी में कराया गया। कालांतर में महाराजा के किसानों को कुछ मांग स्वीकार कर लिया और आंदोलन शिथिल पड़ गया। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 ईस्वी में बीहटा पटना के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। यहाँ से 4 मार्च 1928 में औपचारिक रूप से स्थापना की। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई तथा स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं कृष्णा सिंह इसके सचिव बने। कृष्णा सिंह इसके सचिव बने और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष। इसे बिहार के गांवों में फैलने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन, पंचन शर्मा, युद्धनंद शर्मा और आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। 1935 में किसान सभा की जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया। 1935 में किसान सभा ने क्या किया? जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला में
बढ़इया ताल और बकासत आंदोलन चला। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में भारतीय अखिल किसान सभा का गठन हुआ। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था और यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ लखनऊ में, और यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो सोनपुर में हुआ था। लखनऊ में सहजानंद की अध्यक्षता में भारतीय किसान सभा का प्रोफेसर NG रंगा की इनके सचिव बनाए गए, जो बिहार में बने थे। जो बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाया गया था, वहाँ पे अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद थे, बट वहाँ के सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और जो यूपी में बनाया गया था, जो लखनऊ में बनाया गया था, वो अखिल भारतीय किसान सभा था। उसका गठन 1936 में हुआ था और उसके जो सचिव थे वो प्रोफेसर NG रंगा थे। मजदूर आंदोलन, अगला है मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन 1919 में जमशेदपुर और जमालपुर के मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में SN हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन तथा 1929 में मणिक मोहोमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस और प्रोफेसर अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, योगेश शुक्ल और वसावन सिंह, ब्रजनेंद्र शर्मा, बालेश्वर सिंह आदि मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगामी अध्यक्ष चुना गया। 1937 से 1939 के बीच आगे भी बिहार के अनेक स्थानों पर हड़ताल हुई। इसी आंदोलन के क्रम में जमशेदपुर में दिए गए भाषण में जयप्रकाश नारायण ने 18 फरवरी 1940 को गिरफ्तार करके 9 महीने की कड़ी सजा दी गई थी। 42, 44 और 47 में अनेक सभाओं का हड़ताल आयोजित किया गया। पटना युवा संघ जो है 1927 में युवा संघ की स्थापना की गई थी। 29 में इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित की गई। फलस्वरूप बिहार में युवा आंदोलन जोर पकड़ा। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजयी राष्ट्र ने तुर्क के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने में अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया तो भारतीय मुसलमानों और राष्ट्रवादियों का गुस्सा भड़क उठा। इसी परिणत खिलाफत आंदोलन 1919 से 32 के रूप में हुआ। इसे मौलाना मजहरुल हक का सक्रिय सहयोग है। 16 फरवरी 1919 को पटना के हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें अखिल के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। 30 नवंबर 1919 को एक सभा में हसन इमाम की शांति समारोह में बहिष्कार की बात कही गई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रांची में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कि 19 मार्च 1920 को मुसलमानों के समूचे बिहार में हड़ताल की, जिसका व्यापक असर पड़ा। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। 1920 में इसे खिलाफत आंदोलन को पूरा बिहार में फैल गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन, किंतु इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था। राष्ट्रवादियों ने सरकार के असहयोग आरंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया, जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की। अधिवेशन की रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए ब्रिटिश सरकार का दबाव डालने के लिए हसन इमाम ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया गया। इसी बीच क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट का कुछ उपबंधों
कुछ उपबंधों का इस्तेमाल किया गया। इसे काले कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया।